नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष सिलवाल और अगर आप YouTube पर ये वीडियो देख रहे हैं या फिर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे इस वीडियो में बने रहिएगा। आज का ये प्लेस जो इंटरव्यू के लिए वेन्यू को स्पॉन्सर किया है ये चौधरी वैष्णो ढाबा ने किया है, जो कि NH पर है, रामनगर काशीपुर हाईवे पर ये सिचुएटेड है और इसमें आपको पूरी तरीके से प्योर वेज खाना मिलता है। फैमिली रेस्टोरेंट है, तो आप भी अपने परिवार के साथ यहाँ आ सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपके आज के मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। आज के हमारे मेहमान का पॉलिटिकल इतिहास बहुत पुराना रहा है। ये पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, कुमाऊं छात्र महासंघ के भी अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रहे हैं। तो स्वागत करते हैं हम अपने साथ आज संजय डोरबी जी का। स्वागत है सर आपका हमारे साथ। धन्यवाद बहुत बहुत पीयूष जी। संजय जी भाजपा की तरफ से प्रबल दावेदारों की सूची में थे रामनगर नगर पालिका में चेयरमैन पद के लिए, और बहुत सी बातें हैं जो आज हम इनसे रामनगर नगर पालिका के चुनाव को लेकर के ही करेंगे। खास बात यह है कि इन्होंने रामनगर नगर पालिका के चुनाव में महाभारत का एंगल जोड़ा है, तो जिसके बाद हर कोई महाभारत पढ़ने लगा है, महाभारत टटोलने लगा है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि ये महाभारत का एंगल क्यों जोड़ा, महाभारत का एंगल कहाँ से आया इस चुनाव में? महाभारत के एंगल की बात आप कर रहे हैं तो एक महाभारत हमारे धर्म ग्रंथों में कहें तो एक ऐसा धर्म ग्रंथ रहा है जिसमें हर कूटनीतिक, हर राजनीतिक बातों का विस्तृत रूप से वर्णन है। तो यहाँ के परिप्रेक्ष्य में जोड़ना तो नहीं था। हाँ, कहीं ना कहीं उसके कथानक हमें लगा कि रामनगर में भी कुछ उसी तरह का माहौल है जो महाभारत में होता जा रहा था, कि एक धृतराष्ट्र थे जो दुर्योधन को राजगद्दी दिलाने के लिए इतने लालायित थे कि उन्होंने अपने सगे भाई के पुत्रों को बिल्कुल राज्य छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके मांगने पर उन्हें थोड़ी भूमि देने को तैयार नहीं हुए, और जब वो लोग अज्ञातवास गए उसके पश्चात भगवान की महिमा हुई, भगवान ने उनका साथ दिया और वो जो है उन्होंने पूरे कौरव कुल का विनाश किया। अब इसके महाभारत के हम एक एक किरदार पर विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने दावेदारी की, आपने नामांकन किया, नामांकन क्यों वापस लिया? क्या आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि मैं चुनाव जीत सकता हूँ? देखिए, ऐसा नहीं है। हम एक पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के सदस्य होने के नाते हमारा पहला लक्ष्य है हमारी पार्टी, क्योंकि हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, पार्टी सेकंड एंड मी लास्ट, मैं तीसरा। तो उस नाते हमें लगा कि जब पार्टी टिकट दे चुकी है, हाँ, जो नॉमिनेशन करने का कारण था वो यह था कि हमें लग रहा था, हमें क्या, जितने भी दावेदार थे सभी को लगा कि जो टिकट वितरण हुआ है वह कुछ अच्छा नहीं हुआ। सभी को लगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिला जिसकी छवि स्वच्छ हो। तो उसी के नाते सभी ने अपना नामांकन किया था। अब किसी का क्या कारण रहा हो ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा मकसद यही था कि एक विरोध दर्ज होना चाहिए, ये पता चले कि हाँ, हम उसके अगेंस्ट थे। लेकिन उसके बाद जब पार्टी ने यह निर्णय ले लिया कि उसी को लड़ाना है, तो हमारे माननीय जिला अध्यक्ष ने हमसे कहा कि भाई आपको अब लगना है। तो हमने अपना नामांकन वापस लिया और पार्टी के लिए जुटने की तैयारी अब कर ली है और पार्टी के प्रत्याशी के लिए लगना है। तो प्रचार करेंगे उनका? देखिए, हम तो कमल के फूल का प्रचार जब से हमने होश संभाला है तब से करते आए हैं। हमारे पहले पिताजी थे, तो हमारे पिताजी ग्रामीण मंडल में उपाध्यक्ष रहे, हमने उनसे सीखा। उनके साथ हम जो है कार्यालय में जाते थे, तब हम छोटे थे तो हमने उस समय दरी बिछाई, बहुत काम किए। हमारे पिताजी हो गए और माननीय आज विधायक हैं हमारे देवान सिंह बिष्ट जी, वो भी हमारे पितृतुल्य हैं। ये सब साथी रहे। स्वर्गीय श्री राम सिंह बिष्ट जी थे, बंगारी जी और बहुत सारे लोग, उनके साथ हमने सीखा है। तो पार्टी तो हमारी माँ के समान है। तो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी में हम कभी भी प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं करते हैं। हम तो पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। हम कमल के फूल के लिए प्रचार करते हैं और कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होता है। अब तो उस प्रत्याशी की छवि से आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसी छवि है? देखिए, हमने अब संगठन में अपनी बात कही। हमने कहा, संगठन में सभी लोगों ने कहा भाई कि शहर में थोड़ा सा छवि को लेकर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जब पार्टी ने ये कहा कि भाई आपने तो
कमल के फूल का प्रचार करना है। आप तो पार्टी के सदस्य हैं ना, और हमने माना हम पार्टी के सदस्य हैं, कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है, तो हम तो उसका प्रचार कर रहे हैं। बाकी जो प्रत्याशी है वो उसका भाग्य। अभी जिस तरीके की आप सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं? और नहीं नहीं, अब तो इस तरह का कुछ नहीं है। हाँ, नॉमिनेशन से पहले थोड़ा मन खिन्न था, तो जब मन खिन्न होता है तो थोड़ा सा अपने अंदर की बातें बाहर आती हैं। लेकिन उसके बाद जैसे नॉमिनेशन वापस लिया, आज से हमने पुनः जो ठान लिया कि अब हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। आज अगर आपने देखा होगा, तो अगर आप सोशल मीडिया इतना चेक करते हैं, तो आज हमने देखा होगा हमारी पोस्ट थी कि आज हम सोशल मीडिया के हमने डाला है कि हम भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करेंगे, उसके साथ हैं। लेकिन साथ साथ में आपने एक और बात लिखी कि नशे और जुए का जिक्र किया है कि इनसे शहर को बचाना है। किसकी ओर इशारा है? कौन है नशे और? इशारा किसी की ओर नहीं है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे एसएसपी महोदय ने एक बात कही थी कि भाई पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में नशा बहुत बढ़ रहा है, जुआ भी बहुत बढ़ रहा है। उसके खिलाफ उन्होंने पुलिस को भी अपनी कहा था कि भाई सब लोग कार्रवाई करें। तो एक संदेश ये था कि शहर में नशे और जुए के खिलाफ हमारी लड़ाई पहले भी थी और आज भी आगे भी जारी रहेगी। हम किसी भी शहर में ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं आने देंगे जो कि नशे और जुए को शरण दे, शह दे। और उनके भी तो हम बहुत खिलाफ है, जो लोग कट्टरपंथी हैं उनके भी खिलाफ रहेंगे। ये इशारा किस ओर कर रहे हैं आप? इशारा किस ओर कहें, थोड़ा सा पानी, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा खांसी है। आपने इशारे की बात की, देखिए खांसी भी आ गई। इशारा किसी और नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा शहर में कई लोग ऐसे हैं जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं, अवैध कार्यों से धन उपार्जित कर रहे हैं। उस धन का उपयोग इस चुनाव में करेंगे। और शहर में वाकई में नशा, आप भी एक युवा हैं, आप भी जानते हैं शहर में नशा और जुआ एक ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है जिससे कि बहुत ज़्यादा लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। उसको रोका जाना बहुत जरूरी है, इसलिए तो एक संदेश है। पिता पुत्र पार्टनरशिप मोड क्या है? पिता पुत्र पार्टनरशिप एक जनरल, एक ऐसा लगा कि जैसे राजनीति जो है कुछ हद तक पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं। पहले देश में था कि पिता पुत्र तक सीमित होती जा रही थी। पहले पिता नेता बनते हैं, फिर अपने पुत्र के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, तो उस पुत्र के लिए ज़मीन तैयार करने में उन्हें जो भी हथकंडे अपनाने पड़े वो अपनाते हैं। तो इसी को हमने कहा कि भैया पिता पुत्र पार्टनरशिप मोड की तरह तो राजनीति नहीं होगी रामनगर। इसमें पिता पुत्र का क्या रोल था? शराब और जुए का, आपने नशे और जुए का जिक्र किया था उस पोस्ट में, जहाँ पे पिता पुत्र पार्टनरशिप मोड आप मेंशन किया है। वो तो एक जनरल बात देखिए, जैसे आप देखते हैं कि कभी आप जाते होंगे रास्ते में, आप फिल्मों में भी देखते हैं कि हीरो जो है शराब की बोतल को हाथ में उठाया होता है, लेकिन वहाँ नीचे लिखा होता है शराब का सेवन करना उचित नहीं है। वो उसी तरह था कि एक संदेश है। आप प्रचार भी कर रहे हो, उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हाँ, हम चाहते हैं कि हम एक अच्छी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वह पार्टी जिसका नाम इस समय पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी ने अग्रणी रूप से दर्ज कर दिया है। हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी जी इस समय पूरे विश्व में छाए हुए हैं। तो उनकी पार्टी के साथ, उसका सदस्य होने के साथ हम जो भी स्लोगन लिखेंगे तो समझिए कि उसका भी जनता में एक मैसेज जाता है। जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जब अपनी पार्टी के लिए काम करने के साथ साथ ही ये लोग यह भी बात कहते हैं कि भाई जो ये ड्रग्स चल रही है, स्मैक है, जुआ है, इसके खिलाफ जाइए, इसके खिलाफ जागरूक भी करते हैं। क्योंकि एक सामाजिक आदमी होने के नाते हमारा यह भी कर्तव्य है कि हम उसके खिलाफ भी बोलें। सिर्फ वोट मांगना ही हमारा एक कार्य नहीं है, समाज के लिए अच्छा काम करना भी हमारा कार्य है ना। अब जो नहीं करते उनको सोचना चाहिए। अच्छा, शकुनी कौन है? आपने एक पोस्ट किया था अपने नामांकन वापस लेने के बाद कि शकुनी ने ऐसा कहा, और उसमें आपने शकुनी का जिक्र किया है, पांडवों का जिक्र किया है, धृतराष्ट्र का जिक्र किया है। क्या है ये पूरा का पूरी खिचड़ी क्या है? देखिए, कैरेक्टर पूरा खुल करके बताइए हमको। देखिए, ऐसा है कि महाभारत को बीते हुए युग हो गए, लेकिन आज के युग में भी जो छल कपट करता है वो शकुनी है। रामनगर की राजनीति में कौन है शकुनी? अब रामनगर की राजनीति जरूरी नहीं कि हर जगह कोई किरदार फिट होता हो, लेकिन हम प्रदेश में देख रहे हैं। लिखा है शकुनी ने ऐसा कहा, तो अब कोई ना कोई किरदार तो आपने ढूंढा रामनगर की राजनीति में किसकी ओर इशारा किया? शकुनी वो है भाई। शकुनी कौन था? शकुनी वो था जो पासों से लोगों को चला रहा था, छल कपट करता था। ये क्या कार्य समिति के ऊपर, या जो जिन्होंने टिकट नहीं, वो वहाँ नहीं, देखिए नहीं, हमारे प्रदेश के उन्होंने चले हैं ना? नहीं, उन्होंने नहीं चले। प्रदेश के नेता तो हमारे इतने सज्जन व्यक्ति इस वक्त हमारे प्रदेश में नेता हैं। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो पूरे प्रदेश में इतना चलते हैं, इतना भागदौड़ करते हैं, जिनके कारण ये प्रदेश में हमारी सरकार 47 सीट आई थी हमारी।
और आज भी जो है आप देखेंगे कि कोई अभी केदारनाथ चुनाव में आपने देखा मुख्यमंत्री जी ने माननीय कितना बढ़िया कार्य किया, और माननीय संगठन मंत्री जी हैं, सभी लोग अच्छा कार्य करें, उनके खिलाफ हमारा कोई वो नहीं है। उनसे तो हमारा वाकई उनके सामने तो हम नतमस्तक हैं। उनको तो हम आपके चैनल के माध्यम से भी पुनः उनको एक बार हम हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहते हैं। ऐसे लोग हमारी राजनीति में यहाँ पर हमारे प्रदेश में बैठे हुए हैं। तो क्या स्थानीय सांसद का कोई एंगल है इसमें? नहीं, स्थानीय सांसद भी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत शांत रहते हैं। उन्होंने तो बल्कि ये भी कह दिया था कि कई लोग उनके पास जो गए कि मैं इस चुनाव में किसी भी प्रत्याशी के समर्थन में नहीं कहूँगा, और मैं किसी को टिकट दिलाने के लिए नहीं कहूँगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने किसी एक के लिए कहा। अब जो लोग कह रहे हैं हो जाने। अब हमसे तो उनकी बात भी नहीं हुई और हमें बताया भी नहीं। माननीय सांसद जी के चुनाव में भी हमने डटकर काम किया है। जब हमारा घर रास्ते में पड़ता, जब वो आए थे, तो जितना फूल पूरे शहर में उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई, उतना हमने अकेले अपने घर के पास उनके ऊपर वर्षा की थी। बहुत अच्छे सुलझे हुए इस चुनाव में दो व्यक्ति हैं, दो प्रत्याशी हैं जी। एक भाजपा के प्रत्याशी हैं जी मदन जोशी जी। और एक दूसरे हैं जो पूर्व भाजपाई हैं जी। अब उन्होंने भाजपा एक तरीके से आप मान लीजिए छोड़ी जी। दी है, नरेंद्र शर्मा जी। दोनों में से बेहतर कौन है? देखिए, अब ऐसे आप हमसे बेहतर पूछेंगे। बेहतर तो कमल का फूल है। कमल का फूल जो है बेहतर है। बाकी प्रत्याशी के तौर पर, आप व्यक्तिगत कहेंगे तो व्यक्तिगत तौर पर अब नरेंद्र शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 40 साल से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, हमारे भी मार्गदर्शक रहे और बहुत ही समर्पित व्यक्ति हैं। समर्पित मतलब सुबह से अपनी एक पुरानी सी स्कूटी उठाए दौड़ते रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। कई बार हम सभी लोग उनसे कहते हैं कि शर्मा जी आप अपने घर से निकलते हो, जहाँ आपने 1 घंटे में पहुँचना होता है, आपको वहाँ 3 घंटे लगते हैं। इसका कारण क्या है कि रास्ते में जो मिलता है, जिसकी समस्या उससे करते बात करते चले गए। और दूसरी बात, मदन जोशी जी भी छात्र राजनीति से हमारे मित्र रहे हैं, हमारे साथ रहे, हमारे से जुड़े रहे, तो वो भी हमारे मित्र हैं। दोनों में से बेहतर विकल्प कौन है? बेहतर विकल्प कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत किसी को ऊपर और नीचे नहीं खींचते हैं। हाँ, लेकिन नरेंद्र शर्मा जी थोड़ा सा ठीक है। अगर हम नरेंद्र शर्मा जी को फर्स्ट रखेंगे तो मदन जोशी को भी हमें सेकंड रखना पड़ेगा। 19-20 हैं दोनों। ओके, तो आपके मदन क्या नाराजगी है नरेंद्र शर्मा के निर्दलीय चुनाव लड़ने से? मेरी नरेंद्र शर्मा जी से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हाँ, जो पार्टी के अगेंस्ट उन्होंने किया वो कुछ सोच के किया होगा, उन्हें लगा होगा कि क्या है। ओके, अच्छा, आपने शहर में फिर से वही सवाल पे नशा वसूली और इस तरीके के सवालों का आपने बार बार जिक्र किया। क्या है ये? कौन कर रहा है इस तरीके के काम? देखिए, रामनगर में अगर आपने देखा होगा तो कई बार व्यापारी भी इसके लिए एकजुट हो चुके हैं। हाँ। और हर जगह से आवाज आ रही है। कोई नाम देखिए, नाम शख्स कौन है इसके पीछे? कोई तो मास्टरमाइंड होगा ना कि कोई मास्टरमाइंड राजनीतिक इसके शय के पीछे बगैर ये नहीं चलता ना। इसके पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसके पास शहर में कोई कारोबार नहीं है, और वो आपको जगह जगह अपने बड़े बड़े खर्चों के साथ खड़ा दिखाई देता है। इसके पीछे वह व्यक्ति है जो आपको हर फंक्शन में मोटा मोटा चंदा देते हुए दिखाई देता है, फिर भी उसके पास कोई कारोबार नहीं है। इसके पीछे वह व्यक्ति है जिसके हाथ में आपको वह फ़ोन दिखाई देगा जो मार्केट में सबसे पहले लास्ट में लॉन्च होता है और सबसे महंगा फ़ोन होता है, फिर भी उस व्यक्ति के पास कोई कारोबार नहीं है। जिस व्यक्ति की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही, कोई बड़ा कारोबार नहीं चल रहा, कोई बहुत बड़ा व्यवसाय नहीं है, कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति आपको शहर में हर जगह हर किसी को फाइनेंशियली मदद करते हुए दिखाई देता है, वह व्यक्ति इसके पीछे है। ओके, किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? शायद मैं सही पहुंच पा रहा हूँ वहाँ तक। आप नाम बता देंगे अगर खुल कर? नहीं, नाम देखिए, नाम बताना, अब वो व्यक्ति गलत व्यक्ति है ना कोई। अब जो व्यक्ति गलत है, कई बार होता है कि पुलिस भी उसकी सुराग लगा रही हो कौन व्यक्ति है। तो ये काम आपने पब्लिक पे छोड़ दिया कि आप पब्लिक पे छोड़ दिया हमने। हम तो पब्लिक से कहते हैं भाई, नशे के और जुए के खिलाफ होना चाहिए। नई पीढ़ी, नई नस्ल खराब हो रही है। जब बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, जब बच्चों के हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, उनको अपने रोजगार के प्रति ध्यान देना चाहिए, उस वक्त हम उन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा पैसा दिखाकर जुए की राह दिखा रहे हैं। हम उन्हें अड्डे दे रहे हैं कि भैया आप जुआ चलाइए और पैसा कमाइए। अच्छा, आप जिनकी बात कर रहे थे अभी कि जो रामनगर में पैसा बांट रहे हैं, उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं है, बावजूद इसके क्या वो नगर पालिका चुनाव में लड़ रहे हैं जिनकी ओर आप इशारा करने की शायद अब लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो, देखिए मैं इतना भी नहीं कहूँगा। मैं कई लोग हैं ऐसे, अब कई होता है उनमें से कोई लड़ रहा हो, उनमें से कुछ लोग उसे लड़ा रहे हों, लेकिन फाइनली जो लोग ऐसे लोग हैं वो लोग तो गलत हैं।
दुशासन ने जो किया महाभारत में अपने ज्येष्ठ भाई के कहने पर किया, जी उसके बड़े भाई ने उससे कहा कि आपको ये काम करना है, इसलिए उसने ये किया। और रामनगर की राजनीति में आप किसको दुशासन मान रहे हैं? कौन है दुशासन का किरदार जो निभा रहा है? रामनगर की राजनीति का तो इस महाभारत की कहानी से एक रिश्ता ऐसे है कि महाभारत भी छल प्रपंच की कहानी थी, यहाँ भी कुछ छल प्रपंच की कहानियाँ बन रही हैं, इस तरह का है। लेकिन रामनगर की राजनीति में दुशासन एक जस्टिफाई किसी को करे, किसी व्यक्ति पर हम ब्लेम लगाए, ऐसा नहीं है। सभी दुशासन सभी राजनीति तो ऐसा बनती जा रही है कि हाँ, कब कौन दुर्योधन बन जाएगा, कब कौन दुशासन बन जाएगा, कर्ण बनने वाले बहुत कम हैं, बाकी हर कोई कुछ बनने को तैयार है। रश्मि रथी का एक प्रसंग है जी महाकवि दिनकर साहब ने लिखी है रश्मि रथी, तो उसका एक प्रसंग है। वो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण पहुंचते हैं हस्तिनापुर तो एक प्रसंग वहाँ छोटा सा है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। आपने क्या किया? आपने तो हथियार उठा दिए। हथियार नहीं उठाए ना। अच्छा, आपने मांग की और मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। आप कह रहे हैं हथियार भी नहीं उठाए। हथियार भी नहीं तो उठाए। महाभारत में आपने अन्याय तो कर दिया है। देखिए, अन्याय नहीं है। महाभारत एक कथा थी जो परिवारों के बीच थी। कहीं यहाँ हमारे साथ भी हमें लगता है कि कोई कृष्ण थे जो हमारे साथ नहीं खड़े हो पाए। अगर हमारे साथ भी कोई माधव खड़े होते, वो बताते भाई कि जो है न्याय किस ओर चल, न्याय किस ओर करना, न्याय क्या है, न्याय की परिभाषा बताते, हमें भी कोई माधव होते जो, अब हम तो साधारण मनुष्य हैं ना, हमारे अंदर तो ना उतनी हमारे अंदर अभी क्षमता है, ना हमारा बुद्धि लेवल उतना है कि हम उन लोगों की बराबरी कर सके जिन लोगों ने जिनको हम भगवान कहते हैं। तो आप पांडवों की भूमिका में नहीं आ पाए। हम पांडवों की भूमिका में हम मानते हैं, देखिए वो भी एक कहें तो विलक्षण लोग थे, उनकी भूमिका हम तो तुच्छ से लोग, विलक्षण हमारी पार्टी है। कौरवों की ओर तो आपने कौरव तो ढूंढ लिए, पांडव नहीं ढूंढ पाए। लेकिन पांडव तो हर वो व्यक्ति पांडव है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, हर वो व्यक्ति पांडव है जिसका हक उससे छीना जा रहा है। लेकिन दिक्कत वही है कि इस समय पांडवों को बचाने कोई कृष्ण नहीं आते, ना द्रौपदी को बचाने कृष्ण आते हैं, ना पांडवों की रक्षा करने कृष्ण आते हैं। शायद आते होंगे, हमें इस वक्त एहसास नहीं हो पा रहा। कहते हैं ना कि जो हमें मिलता है हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते, लेकिन भगवान को पता होता है कि हमें क्या चाहिए। ये रामनगर की जनता को सबको पता है कि आप किसको दुशासन कह रहे हैं, किसको दुर्योधन कह रहे हैं, किसको धृतराष्ट्र कह रहे हैं। रामनगर की जनता बहुत समझदार जनता है, बहुत ही ये तो आप बुद्धिमान लोग सोचते हैं हैं और जनता सोचती है, जनता क्या इसमें माने? देखिए, महाभारत का ही प्रसंग मैं आपको याद दिलाता हूँ कि युद्ध भूमि में जब अर्जुन तैयार थे कि भाई आज कौरवों को खत्म कर देंगे, तो उस दिन कौरवों ने क्या किया कि अर्जुन को कहीं और एंगेज किया और व्यूह की रचना कर दी, चक्रव्यूह की रचना की। और उस चक्रव्यूह में कोई था नहीं पांडवों के पास लड़ने के लिए, तो लास्ट में अभिमन्यु कूद पड़े। तो आप जिसको यहाँ ये समझ रहे हैं कि वो दुशासन है या दुर्योधन है, कहीं वो अभिमन्यु का किरदार बन करके तो नहीं निकलेगा लास्ट में कि वो, ऐसा भी नहीं है। हम मानते हैं कि हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारियां हैं कि जिसको हम दुशासन या दुर्योधन समझ रहे होंगे वो है अभिमन्यु। तो वो है जो इस जाल में फंसकर शहीद हो जाता है। शहीद तो कौन हुआ? हम शहीद हुए, जितने बहुत सारे लोग हैं, जिन सबने नामांकन वापस लिए, लगभग कहीं ना कहीं हर कोई अभिमन्यु ही है। तो लेकिन वो कि ये पॉलिटिकल डेथ है। पॉलिटिकल डेथ नहीं है, उससे वापस आ गए बाहर। लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल डेथ हो जाए। अभी हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने जो ये पासे खेले थे, उन लोगों ने, हम आपके लाइव के माध्यम से कहना चाहेंगे, उन लोगों को भी बताना चाहेंगे कि आप लोगों ने जो तीर चलाए थे, जिससे आप चाहते थे कि सब शिकार हो जाएं और आप फिर अकेले बचें, अब ऐसा नहीं है। अब आप अकेले नहीं बचेंगे। अभिमन्यु एक बार हारा था, अब लोगों को पता है कि आप अभिमन्यु को कैसे घेर रहे हैं। अब ना वो आपके जाल में फंसने पाएगा, और आज नहीं पुनः
अभिमन्यु को बचाने अगर अभिमन्यु की प्रार्थना सच्ची होगी तो कोई ना कोई कृष्ण बनकर जरूर आएगा। तो रामनगर के चुनाव को लेकर के जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? जनता से हमारी अपेक्षा है कि जनता ऐसा वोट करे कि एक शहर में अच्छा चेयरमैन स्थापित हो, अच्छी सरकार बने, अच्छा व्यक्ति सबके सामने आए जो अच्छे काम करे, अच्छा निर्णय करे। एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या रामनगर रहमत नगर बनने वाला है? क्या इस तरीके का अंदेशा आपको भी है? कुछ लोग बोल रहे हैं, हमारा मानना है कि जब रहमत नगर कह रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रहमत नगर बना हुआ है ना। हमने सुना था एक जगह है उसका नाम रहमत नगर है रामनगर में, आखिर वो कब बना, वो किसने बनाया भाई? उसके बारे पहले जो रहमत नगर बन चुका उसके बारे में पूछिए ना, उसको किसने बसाया, किसने अपनी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उस रहमत नगर को बनने दिया? नहीं तो मतलब हम जब से हम जानते हैं रामनगर में दो जगह प्रसिद्ध थी, एक खताड़ी या गुनाघट्टी, जहाँ पर रामनगर के वो मुस्लिम निवास करते हैं जो कि बहुत लंबे समय से अपने दादा परदादाओं के समय से यहाँ रहते हैं। उसके पश्चात अचानक से ये रहमत नगर बन गया, शक्ति नगर बन गया और आपका आदर्श नगर बन गया। आखिर कोई तो इनके पीछे होगा जो इनको राजनीतिक क्षण दे रहा है, जो इनका राजनीतिक लाभ ले रहा है। अब ये मैं आपसे और जनता से कहना चाहता हूँ कि आप लोग तलाशिए आखिर किस व्यक्ति को इस रहमत नगर के बनने से, चाहे पंचायत चुनाव हो जिसमें ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, बीडीसी चुने जाते हैं, या अब नगर पालिका में आने वाले वार्ड मेंबर के चुनाव हो जो आगे होंगे, उसमें किस व्यक्ति ने इन जगहों से राजनीतिक लाभ लिया है। जिस व्यक्ति ने इन जगहों से राजनीतिक लाभ लिया है वास्तव में वही व्यक्ति है जिसने रामनगर को रहमत नगर बनाने की शुरुआत की है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। और ये जनता जानती है, जनता को बस थोड़ा सा अपनी आंखों को खोलना होगा और समझना होगा कि कौन व्यक्ति है जो रामनगर को रहमत नगर बनाने में लंबे समय से तुला है और लगभग उसने अपने फ़ायदे के लिए उसको जोड़ के रखा है। जब वो चाहता है उस रहमत नगर को अपने लिए प्रयोग करता है, नहीं तो चुनावी मुद्दा लोग बनाते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब आखिर में आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जानते हैं जनपक्षधर पत्रकारिता करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, आपके सवाल हम नेताओं से पूछते हैं, इसलिए लिहाजा आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को पूरे रामनगर तक, रामनगर से बाहर तक, उत्तराखंड से बाहर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। विदा चाहेंगे आपसे, बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।